हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर आवर एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। पहला है लिस्ट द एलिमेंट्स दैट मेक आवर एनवायरनमेंट। उन एलिमेंट्स के बारे में जानिएगा जिससे कि एनवायरनमेंट बनता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई द रीजंस ड्यू टू विच आवर एनवायरनमेंट इज इन डेंजर्स। ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से हमारा जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, वो डेंजर में है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अलग अलग तरह के पोल्यूशन होता है उसके बारे में जानेंगे और सबके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको आंसर करना है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। Plastics are used to make things such as bottles, bags, and toothbrushes. However, it is extremely dangerous for our environment. प्लास्टिक्स जो है उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं जैसे कि बॉटल्स, बैग्स, टूथब्रशेस और भी बहुत सारी चीज, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी स्टॉप द यूसेज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स कम्प्लीटली। क्या हम लोग प्लास्टिक के आइटम्स को यूज करना पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। रादर देन थ्रोइंग आउट प्लास्टिक आइटम्स कैन वी रीयूज देम। क्या हम लोग जो प्लास्टिक आइटम यूज करते हैं उसको फेंकने के बजाय उसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं। विल द रीयूज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स हेल्प अस टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक। क्या अगर हम लोग प्लास्टिक आइटम्स को रीयूज करते हैं, फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे प्लास्टिक का यूज कम हो सकता है। आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Environment is comprised of all living and non-living things that occur naturally on the earth. It includes human beings, animals, plants, mountains, rivers and soil. हमारे environment में सारे living और non-living things आते हैं जो कि धरती पे naturally होता है। इसमें इंसान हो गए, जानवर हो गए, plants, mountains, नदियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारी चीजें हमारी environment में आता है। Our surroundings are part of the environment. Schools, houses, parks, markets, our neighbors, our family members and others make up our immediate physical environment. हमारा जो सराउंडिंग्स है, आसपास का माहौल है, ये सब भी एनवायरनमेंट ही है। हमारा जो स्कूल है, घर है, पार्क, मार्केट, नेबर, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, ये सब एक फिजिकल एनवायरनमेंट के ही हिस्सा है। पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। हम लोग एनवायरनमेंट को समझेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो हैव देयर एनवायरनमेंट। The environment of a squirrel includes the sun, the air it breathes, the food it eats, the water it drinks, the tree it lives on and the other plants and animals around it. तो animals और plants जो है सबका environment होता है। आप जो है आपका भी अलग environment है, हम जो है हमारा भी अलग environment है। उसी तरह से animals और plants के भी अपने अपने environment होते हैं। जैसे कि squirrel का एग्जाम्पल ले लीजिए। squirrel के environment क्या क्या होता है। sun हो गया, वो जो एयर ब्रीथ कर रहा है, जो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, जिस पेड़ पे रह रहा है और जो अदर प्लांट और एनिमल उसके आसपास है, ये सारे ही स्क्विरल के एनवायरनमेंट है। द एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश कंसिस्ट ऑफ द रिवर और लेक इट लिव्स इन, द फूड इट फाइंड्स देयर एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वाटर। एक फिश जो है उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, वो या तो नदी में होगा या तो लेक में होगा जिसमें वो रहता है, जो खाना वो खाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स जो उसके आसपास होते हैं, ये सभी एक फिश का एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट डज एनवायरनमेंट गिव अस। एनवायरनमेंट हमें क्या देता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर आवर बेसिक नीड्स सच एज शेल्टर, क्लोथ्स, फूड एंड वाटर। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है हमारे बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि शेल्टर हो गया, कपड़े, खाना, पानी। खाना जो हम लोग खाते हैं वो या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है, तो हम लोग डिपेंडेंट है अपने एनवायरनमेंट पे। Milk, eggs and meat are obtained from animals. We get fruits,
fruits, vegetables, pulses, and cereals from plants. Medicines are produced from seeds, leaves, and barks of some plants that have medicinal values. Some plants and animals gives us fiber which are used to make clothes that we wear. Paper obtained from trees is used for making books, newspaper, magazines. Animals also depend on their environment for their basic needs. Monkeys live on trees, birds make nest on trees with leaves, twigs and sticks which they find in their environment. तो यहाँ पूरा यही लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग डिपेंडेंट है, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर इंसान हो, कैसे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि एनिमल से हमें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स हमें प्लांट से मिलता है। मेडिसिन जो दवाइयां हम लोग खाते हैं वो सब सीड से, लीव से या फिर किसी प्लांट के छाल से मिलता है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है। कुछ प्लांट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें फाइबर्स देते हैं जिसके वजह से कपड़े बनते हैं और वो हम लोग पहनते हैं। पेपर जो हमें पेड़ से मिलता है उसके वजह से हम लोग की किताबें बनती हैं, न्यूज़पेपर बनता है, मैगजीन बनता है। एनिमल्स भी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है अपने बेसिक नीड्स के लिए। जैसे जो बंदर होता है वो पेड़ पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो पेड़ पे रहता है। बर्ड्स जो है वो अपना घोंसला ट्रीज पे बनाती हैं, लीव्स, ट्विग्स और स्टिक्स की मदद से, जो कि उन्हें एनवायरनमेंट में मिलता है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और यही बता रहा है कि सब कैसे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसान हो गए, जो भी है सब एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट है अपने बेसिक नीड्स के लिए। शुड केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्या हमें अपने एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए? The environment provides us everything that supports our survival. Therefore, keeping and maintaining environment clean and neat is our responsibility. हमारा जो environment है वो हमें हर तरह से support करता है, हमारे survival के लिए चीज़ों को provide करता है। इसीलिए environment को साफ सुथरा रखना हमारा responsibility है। Unfortunately, many of our activities are adversely affecting the environment. Some of these activities involve, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिसके वजह से एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। जैसे कि केयरलेसली थ्रोइंग अवे एम्प्टी पैकेट्स, कैन्स, बॉटल्स, पॉलिथीन्स बैग्स एंड लेफ्ट ओवर। जो हम लोग के पास खाली पैकेट होता है, कैंस होते हैं, बॉटल्स होते हैं या फिर पॉलिथीन के जो बैग्स होते हैं, हम लोग ऐसे ही इधर उधर उसे फेंक देते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। Contaminating the area by smoke and harmful gases emitted by vehicles, factories and burning garbage. जो स्मोक होता है यानी जो धुआं होता है जिसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं वो हमारे व्हीकल से, फैक्ट्री से या फिर अगर कचरा जलाते तो उसमें से निकलता है और उससे क्या होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है वो गंदा होता है। वेस्टिंग रिसोर्सेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल। जो रिसोर्सेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे पानी, बिजली, पेट्रोल, ये सबको हम लोग अगर वेस्ट करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होगा। A clean environment is essential for a healthy living. Any damage to the environment will directly or indirectly affect us and other living beings such as plants and animals. साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अगर एनवायरनमेंट को हम लोग डैमेज करते हैं, खराब करते हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें ही अफेक्ट करेगा। जितने लिविंग बींग्स है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान जो है सब हमें ही अफेक्ट होगा। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट का साफ सुथरा होना जरूरी है। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है। एनवायरमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। एनवायरमेंट जो है इसमें सारे लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं जो कि अर्थ पे नेचुरली होते हैं। द एनवायरमेंट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ्स। जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है जैसे कि खाना, पानी, शेल्टर, कपड़ा। वी शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एज इट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग। हमें एनवायरमेंट को खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारा एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसी के बेस पे छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है डैश आर यूज टू मेक क्लोथ्स दैट वी वियर। किस चीज से क्लोथ्स बनता है जो हम लोग पहनते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फाइबर होगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज विथ डैश डैश एंड डैश। थर्ड, a clean environment is essential for a dash. Milk, eggs and meat are obtained from dash. तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप हमें आंसर करके बताइएगा कमेंट में और आपका आंसर सही है या गलत हम आपको टेक्स्ट करके कमेंट करके जरूर बताएंगे।
नो योर साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और उसके बारे में दिया हुआ है, इसे अच्छे से याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। डॉक्टर वंदना शिवा, she is an Indian scientist and environmental activist. She is well known for her contribution towards the preservation of plant biodiversity. In 1982, she founded an institute, the Research Foundation for Science, Technology and Ecology in Dehradun. This institute is dedicated to high quality research to address the ecological issues. तो ये जो डॉक्टर वंदना शिवा है, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने प्लांट बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती हैं। 1982 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी फाउंड किया था जिसका नाम था द रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ था? देहरादून में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये डेडिकेटेड है हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए, ताकि हमारे जो एनवायरमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, उसके बारे में बात किया जाए, उसके बारे में रिसर्च किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल्यूशन। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट। द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट pollute air, water and land are called pollutants. The addition of pollutants to the environment is called pollution. It causes undesirable changes in the air, water and soil. It damages the natural quality of environment. It adversely affects the health of all living organisms. Pollution can be of three types: air pollution, land pollution and water pollution. तो हमारी इंसानी एक्टिविटीज के वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो एनवायरनमेंट में जुड़ते जा रहे हैं, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये हमारे एयर, वाटर, लैंड, जो कि हमारे सराउंडिंग्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो पल्यूट हो रहा है। और जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है इसे पल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन मिल गया पल्यूटेंट्स का। पल्यूटेंट्स क्या होता है? द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड। The addition of pollutants to the environment is called pollution. तो ये जो pollutants जब हमारे environment में add होते हैं, हमारे environment में आते हैं, तब उससे pollution होता है। हमारे weather में, air में, water में, soil में बहुत अलग तरह से changes होने लगती है और ये changes अच्छे नहीं होते। ये हमारे environment के natural quality को खराब करते हैं। हमारे जो living organism environment में रह रहे हैं वो भी खराब होने लगते हैं, उनका health खराब होने लगता है। Pollution जो है वो तीन तरह के होते हैं: air pollution, land pollution and water pollution. वंडर बॉक्स, इस बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसे अच्छे से पढ़िएगा। Children are affected by air pollution more severely than adults. This is because they are very active, play outdoors much more and therefore breathe in more air. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसके वजह से जो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, बाहर खेलते रहते हैं और ज्यादा एयर ब्रीथ करते हैं, जिसके वजह से जब एयर पोल्यूशन होता है तो जो एयर है वो खराब हो गया है, गंदा हो गया है। तो जब वो एयर को ब्रीथ करते हैं तो उन्हें ज्यादा अफेक्टेड होता है, उन्हें ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज हार्मफुल गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और स्मोक इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो जब पोल्यूटेंट्स यानी कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेस, डस्ट, फ्यूम, स्मोक, जब ये सब हमारे एयर में ऐड होता है, हमारे एयर में आता है, तब उससे एयर पोल्यूशन होता है। और यहीं पे वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज हार्मफुल गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और स्मोक इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि आप इसे डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। इट कैन अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फेनोमेनन सच एज वोल्केनिक इरप्शन, पॉलन डिस्पर्सल एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये जो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, उसका एयर गंदा हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रहा है, ये हमारे एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई नेचुरल फेनोमेना जैसे कि जो वोल्केनो होता है उसका फटना, पॉलन डिस्पर्स हो रहा है, या फिर जंगलों में आग लग जाना, उससे भी एयर पोल्यूट होता है। इट कंटामिनेट्स द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये सब होने की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है वो खराब होता है। द पोल्यूटेंट्स इन द एयर स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉजेज हार्म टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो गंदगी होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी फैलता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है, उन्हें हेल्थ खराब होने लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। चलिए कुछ के बारे में बात करते हैं। We cut down trees for obtaining wood.
Wood is used for constructing houses, for making paper, and also as a fuel. The cutting down of trees on a large scale is called deforestation. This leads to lesser number of trees in the environment, thus lesser number of oxygen is available for living beings. This also results in an increase in carbon dioxide in air which leads to air pollution. तो क्या होता है कि सबसे पहला यहाँ रीजन दिया हुआ है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन देता है, यानी कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट साफ होता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि हमें लकड़ी मिल सके। लकड़ी जो होता है उसकी मदद से घर बनती है, पेपर बनता है और उसे फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा नंबर में पेड़ों को काटा जा रहा है और जब पेड़ों को बहुत ज्यादा नंबर पे काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में पेड़ की गिनती कम होते जा रही है, तो कम ऑक्सीजन आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एनवायरनमेंट में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पेड़ अगर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो भी अमाउंट में कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, जिससे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। Burning of fuels such as coal, petrol and diesel in vehicles and factories adds poisonous gases into the air. जब कोल जलता है, कोल क्या एक फ्यूल है, कोल को जब जलाया जाता है या फिर व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल जब जलता है, फैक्ट्रीज में जब यूज होता है, तो क्या होता है कि पॉइजनस गैसेस एयर में फैलता है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। Smoke coming out from factories also adds harmful gases such as carbon dioxide into the air. फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहे होते हैं उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जब निकलता है तो बाहर एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है और एयर पॉल्यूट हो जाता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, गार्बेज एंड स्टबल इज अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जब हम लोग पटाखे जलाते हैं, कचड़े जलाते हैं या फिर अलग अलग चीजों को जलाते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। Volcanic eruption and forest fires release a large amount of smoke in air. It also causes air pollution. तो जो वोल्केनिक इरप्शंस यानी जब वोल्केनो फटता है या फिर जंगल में आग लग जाती है तो उससे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक एयर में निकलता है और उससे एयर पोल्यूशन होता है। Remember, spraying mosquito repellents at home, fumigation and even lighting incense stick adds harmful particles in the air. जब हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स को घर में छिड़कते हैं, फ्यूमिगेशन कराते हैं या फिर अगरबत्ती जलाते हैं, उससे भी हार्मफुल पार्टिकल्स एयर में ऐड होते हैं जिससे कि एयर पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट कैन कॉज अस्थमा एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इट कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन इन द आईज। एयर पोल्यूशन जब होता है और उसी एयर को जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने लगता है। इससे एस्मा हो सकता है और अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे आंखों को इरिटेशन हो सकता है। Sometimes the harmful gases present in the air can mix with rain and form acid rain. This rain harms plants and even buildings that it falls on. कभी-कभी क्या होता है कि एयर में जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो बारिश के साथ मिलके एक एसिड रेन फॉर्म करता है और ये जो एसिड रेन होता है वो सारे प्लांट्स को यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी खराब कर देता है जिसपे भी वो गिरता है। Some of the pollutants are very dangerous for health. They can cause heart disease and can affect the brain, liver and kidneys. कुछ जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा ही डेंजरस होता है, उसके वजह से हमारा हार्ट डिजीज हो सकता है, हमारा ब्रेन खराब हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, किडनीज भी खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। पोल्यूशन चेक्स ऑफ एवरी व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली कैरिड आउट। हर गाड़ी का पोल्यूशन चेक होते रहना चाहिए। Factories must be fitted with all chimneys so that harmful gases are released far away from the air that we breathe. फैक्ट्रीज को एक ऐसे जगह पे लगाना चाहिए, उसमें टॉल चिमनीज होना चाहिए ताकि जो हार्मफुल गैसेस उससे निकल रहा है वो बहुत दूर निकले, जहाँ पे हम लोग इंसान नहीं रहते या फिर कोई एनिमल्स नहीं रहता, बहुत दूर रहे ताकि जो एयर में निकल रहा है स्मोक वो हम लोग ब्रीद ना कर सके। बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट मस्ट बी बैंड। जो भी कचरा हम लोग जलाते हैं उसे नहीं जलाना चाहिए। Trees give out oxygen and help to purify the air. Plant more trees in the neighborhood so that they give out oxygen and help in purification of air. पेड़ जो होते हैं ये ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इसीलिए हमें अपने नेबरहुड में जितना हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन वो दे सके और एयर का प्यूरिफिकेशन होता रहे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में जाना, उसके कॉजेस के बारे में जाना, प्रिवेंशन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन के बारे में।
यहाँ पे भी वही लिखा है कि द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। जब एयर में पॉल्यूटेंट्स ऐड हो रहा था तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा था, तो जब सॉइल में पॉल्यूटेंट्स ऐड होंगे तो उससे लैंड पोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। Improper disposal of household garbage is the major cause of land pollution. Spraying of fertilizers, pesticides and insecticides pollutes the soil with harmful chemicals. This gives rise to land pollution. अगर हम लोग घर का कचरा कहीं भी फेंक दे तो उससे क्या होगा? लैंड पोल्यूट होगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो कि हम लोग डालते रहते हैं मिट्टी में, स्प्रे करते रहते हैं, उससे मिट्टी खराब होता है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर होता है इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से हमारा लैंड खराब होता है और लैंड पोल्यूशन होता है। Addition of solid waste such as cans and plastic bottles can also cause land pollution. जो solid waste होता है जैसे cans जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, ये सब को जब हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं मिट्टी में तो क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो कॉजेज लैंड पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में से जो कचरा निकलता है उसे जब लैंड में डाला जाता है, डंप किया जाता है, तो उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। इम्प्रॉपरली मेंटेन लैंड फील्ड्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। लैंडफिल्स का होता है जहां पे सारा कचरा रखा जाता है, अगर उसे अच्छे से मेंटेन ना किया जाए तो उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? पहला, deforestation damages the soil. Actually, the roots of trees bind the soil in a place. When trees are cut down, root of the trees also damages and so the soil becomes loose. Thus, the top layer of the soil can be easily washed away by rain or blown away by the wind. This loss of fertile topsoil is called soil erosion. Due to soil erosion, the land becomes less fertile. तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो पेड़ होता है उसके जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन में पेड़ को काटा जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उससे सॉइल डैमेज होता है। और कैसे होता है? जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल को एक जगह बांध के रखते हैं। जब पेड़ों को काटा जाता है तो उनके रूट्स भी टूट जाते हैं, रूट्स भी डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो लूज हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है। सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है, टॉप लेयर, वो फर्टाइल होता है और जब वहां ट्रीज नहीं होंगे तो ये जो फर्टाइल टॉप सॉइल है ये बारिश के वजह से या फिर तेज हवा के वजह से उड़ जाएगा, हट जाएगा, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। और ये सॉइल इरोजन के वजह से जो लैंड है वो कम फर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि जो फर्टाइल टॉप सॉइल था वो तो उड़ के या बह के चला गया। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो है उसके वजह से भी सॉइल डैमेज होता है। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन पोल्यूटेड सॉइल। अगर कोई मिट्टी, कोई सॉइल बहुत पोल्यूटेड है तो उसमें प्लांट्स नहीं ग्रो करते। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोल्यूटेड सॉइल ऑफन फॉल इल। अगर पोल्यूटेड सॉइल में कोई प्लांट्स ग्रो कर रहा है और उस प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं। Eating fruits and vegetables growing in polluted soil can cause diseases as they may contain toxic chemicals. Polluted soil में जब fruits और vegetables grow करते हैं और जब हम लोग उसे खाते हैं तो हमें diseases हो सकती हैं, क्योंकि उन सारे fruits और vegetables में toxic chemicals present होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लैंड पोल्यूशन। हम लोग लैंड पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑल वेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड एट अ प्रॉपर प्लेस एज सजेस्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। हर जगह पे एक सही प्रॉपर प्लेस होता है जहां पे कचरा को डाला जाता है, उसे डिस्पोज किया जाता है, तो वहीं पे कचरे को डालना चाहिए। वी मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स बाय यूजिंग पेपर और क्लॉथ बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उससे भी हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, लैंड पोल्यूट होता है, इसीलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसके जगह पेपर या फिर कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए। Natural fertilizers such as manure and compost must be used in agriculture instead of chemicals. जो हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो कि केमिकल से बना होता है, उससे हमारा सॉइल खराब होता है और पोल्यूशन होता है। इसीलिए हमें नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कि मैन्योर और कंपोस्ट का यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर में। We must reuse the bottles, plastic containers, cloth bags for other purposes. This will reduce the garbage generated by us. हम लोग जो बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स और क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करते हैं उसे बार बार रीयूज करना चाहिए अलग अलग चीजों में। उससे क्या होगा कि कचरा कम जनरेट होगा और लैंड पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। हम लोगों ने एयर और लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, अब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब पोल्यूटेंट्स को वाटर में ऐड किया जाता है उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पहला, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कॉजेज क्या क्या है?
Mixing of the industrial waste containing toxic chemicals with water bodies such as rivers and lakes severely pollutes the water. It is the major cause of water pollution. तो सबसे पहला कारण है जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और इन टॉक्सिक केमिकल्स को ज्यादातर वाटर बॉडीज में डायरेक्टली डाल दिया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, जिससे कि क्या होता है कि वाटर गंदा हो जाता है और ये एक मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का. Throwing of waste such as plastic bags and cartons into rivers causes water pollution. हम लोग भी जो प्लास्टिक बैग्स या कार्टून्स को रिवर्स में ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है. Washing clothes and bathing in rivers and ponds also lead to water pollution as it adds soap and detergent in water bodies. जब हम लोग कपड़ों को धोते हैं रिवर्स में या फिर नहाते हैं रिवर या पॉन्ड में, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि सोप और डिटर्जेंट जो है वो भी वाटर बॉडीज में जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूट हो जाता है. The water runoff from agriculture fields adds pesticides and fertilizers into rivers and pollutes them. हम लोग जब लैंड पे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे सॉइल तो गंदा होता ही है, लेकिन जब वहां से पानी बहता है तो वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी साथ में बह के रिवर्स में आ जाता है, जिससे कि वाटर भी पोल्यूट हो जाता है. Dumping waste in ocean pollutes water. This ultimately causes the death of large number of aquatic animals living inside it. जब हम लोग ओशन में कचरा को डंप करते हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है. उससे क्या होगा, जब पानी गंदा होगा ओशन का तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो कि ओशन में रह रहे हैं वो सब भी मर जाएंगे. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. Polluted water is harmful for both plants and animals. Plants die if polluted water reaches their roots. Animal will also die if they drink polluted water. Polluted water जो है वो दोनों ही plants और animals के लिए harmful होता है, हानिकारक होता है. अगर plants के पास वो polluted water पहुंच जाए तो उनके roots मर जाते हैं, जिससे कि plants भी मर जाता है. Animals अगर उस polluted water को पी जाएं तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं या फिर मर सकते हैं. Harmful substances present in polluted water decrease the amount of oxygen present in the water. So, aquatic animals and plants die because they do not get sufficient oxygen to survive. जो harmful substances present होते polluted water में, उससे क्या होता है, water में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो घट जाता है, तो जो aquatic animals और plants है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं. Sometimes animals living inside the water swallow the garbage thrown in it and die due to choking on garbage. कभी-कभी जो कचरा पानी में रहता है उसे aquatic animals खा जाते हैं, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है. Polluted water leads to diseases such as diarrhea and typhoid. जो polluted water होता है उससे बहुत सारी diseases होती हैं, जैसे कि डायरिया और टाइफॉइड. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज शुड ट्रीट वेस्ट वाटर एंड देन रिलीज इट इनटू वाटर बॉडीज. जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो जो वेस्ट वाटर उसमें से निकलता है उसे पहले ट्रीट करना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसके बाद वाटर बॉडीज में डालना चाहिए. वी शुड अवॉइड वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. जो कपड़ा धोना होता है या नहाना होता है वो सब हमें रिवर्स और पॉन्ड्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन पानी से, डिटर्जेंट पानी से पानी गंदा हो जाता है. We must not throw garbage waste near water bodies such as beaches and river banks. They get washed away into the water. हमें वाटर बॉडीज के आसपास भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, पानी की लहरें बहुत जोर से आती हैं और सारा कचरा अपने अंदर ले जाती हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूट हो जाता है. Get it right. We believe that outdoor air is polluted and the air inside our home is absolutely clean. This is not always true. Indoor air can be polluted by vapors coming from the kitchen, minute particles of paper or plastic from household products, mosquito repellents, dry skin flakes and various other things. हमें हमेशा लगता है कि जो आउटडोर एयर है, बाहर का जो हवा है वो पोल्यूटेड है और हमारे घर का जो एयर है वो साफ सुथरा है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता. हमारे घर का एयर भी पोल्यूट हो सकता है. किचन से जो वेपर्स निकल रहे हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो पेपर और प्लास्टिक का माइन्यूट पार्टिकल्स है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, ड्राई स्किन फ्लेक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर के एयर को भी पोल्यूट कर देती है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेड और हैव फ्यूअर ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. इट आल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. प्रिजर्विंग आवर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन विल आल्सो हेल्प अस प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. तो हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं ज्यादा पेड़ लगा के. ये जो प्रोसेस होता है, जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं, इस प्रोसेस को एफॉरेस्टेशन कहा
जाता है। जब हम लोग ज्यादा पेड़ लगाते हैं तो एनिमल्स का हैबिटेट भी प्रिजर्व हो जाता है, यानी कि एनिमल्स को उसका घर वापस मिल जाता है। सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, यानी कि जहां से पेड़ बहुत काट दिया गया है, तो वो जंगल खत्म हो गया, लेकिन जब हम लोग पेड़ लगा रहे हैं तो उस जंगल को वापस से हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं और उससे हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। वी मस्ट नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन्स बिकॉज दे ब्लॉक द ड्रेन्स एंड स्टॉप द पैसेज ऑफ डर्टी वाटर। हमें प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो ड्रेन्स के पैसेज को ब्लॉक कर देता है और डर्टी वाटर जो है वो वहां से पास नहीं कर पाता। We must not dump the electronic waste such as TVs, batteries, cell phones and computers. The materials of electronic waste are extremely hazardous to the environment. जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जैसे टीवी का हो गया, बैटरी, सेल फोन, कंप्यूटर, ये सब को हमें इधर उधर नहीं डंप करना चाहिए, क्योंकि इनके जो वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हजार्डस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं एनवायरमेंट के लिए। Dry waste such as papers, plastics, bottles and wet waste such as fruits and vegetable peels, residual food items should be disposed of separately. Dry waste जैसे कि पेपर, प्लास्टिक बॉटल, फिर वेट वेस्ट जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स, ये सब जो फूड आइटम्स के होते हैं, इन सारे वेस्ट को अलग अलग जगह रखना चाहिए। ड्राई वेस्ट का अलग केबिन होता है, वेट वेस्ट का अलग केबिन होता है। तो जैसे पिक्चर में भी दिया है कि ब्लू वाला जो डब्बा है वो ड्राई वेस्ट के लिए और ग्रीन वाला जो डब्बा है वो वेट वेस्ट के लिए है। तो सारे वेस्ट को हम लोग अलग अलग जगह रख के उसे अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। Next, World Environment Day. People all over the world are gradually becoming aware of their duty to preserve the environment. In 1972, the United Nations General Assembly decided to dedicate a day to raise environmental awareness and to encourage actions to protect the environment. The United Nations has declared 5th June as World Environment Day. तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन्हें पता चल रहा है अपना ड्यूटी के बारे में, ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि वो लोग एक दिन को डेडिकेट करेंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस को रेज करने के लिए और उन सारे एक्शंस को एनकरेज करने के लिए जिससे कि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। यूनाइटेड नेशन ने 5th जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे डिक्लेयर किया है, हमेशा याद रखिएगा। फाइंड आउट द स्लोगन फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑफ दिस ईयर। आप जिस भी साल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस साल में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को कौन सा स्लोगन लाया गया उसके बारे में खोजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ ईयर भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है reduce, reuse and recycle 3 R's. Reduce, reuse and recycle are the most effective ways through which we can save natural resources and protect our environment. तो ये जो तीनों स्टेप है 3 R's हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव वेज है जिसके वजह से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We should reduce waste generation as much as possible. We should reuse the things in different ways rather than throwing them. We should recycle the used things or use recyclable things. तो ये जो reduce, reuse, recycle होता है, ये यही बोलना चाह रहा है कि जितना भी कचरा जनरेट हो रहा है जितना हो सके उसे कम से कम करिए। जितने भी चीजें हम लोग अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं उसे बार बार इस्तेमाल करिए, रीयूज करिए। जो भी चीजें यूज हो गई है उसे रिसाइकल करिए या फिर रिसाइकलेबल थिंग्स को इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा कि हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है। Pollution is the addition of unwanted harmful substances called pollutants in air, water and soil. Pollution क्या होता है, उसका डेफिनेशन यही है कि pollution जो है जब हम लोग unwanted harmful substance को ऐड करते हैं एयर, वाटर और सॉइल में तो उससे pollution होता है और ये harmful substances को pollutants कहा जाता है। एयर, वाटर एंड लैंड pollution are the 3 main types of pollution. 3 मेन टाइप होते हैं pollution के, एयर pollution, water pollution and land pollution. Pollution is caused by various human activities and some natural phenomena. तो pollution जो है वो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है और कभी कभी नेचुरल फेनोमेना से भी हो सकता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन। Pollution has harmful effects on plants, animals and human beings. Pollution जो है उसके वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। Afforestation is the process of planting trees in areas that have been deforestation or have few trees. तो afforestation ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग उन एरिया में प्लांट्स लगाते हैं जहाँ के एरिया के ट्रीज को काट दिया गया है या फिर वहाँ पे बहुत कम ट्रीज हैं। We should reuse, reduce and recycle the things to protect our environment. ये जो 3 R's होते हैं, reduce, reuse, recycle, हमें इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि हम लोग अपने environment को प्रोटेक्ट कर सकें।
इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे और कुछ डेफिनेशंस थे, उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। और याद रखिएगा ये ग्लॉसरी है, ये फ्यू वर्ड्स है जिसके मीनिंग्स दिए गए हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम और टेस्ट में पूछा जाता है। पहला है एफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और हैव फ्यूअर ट्रीज। एयर पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ pollutants such as harmful gases in the air. Deforestation, cutting down of trees on a large scale. Environment, all living beings and non-living things that occur naturally on the earth. Land pollution, mixing of harmful substances in the soil. Pollution, an undesirable change in water, soil and air that brings down the quality of the environment. Soil erosion, the loss of fertile topsoil due to rain or wind. Water pollution, the addition of household, agriculture and industrial waste in the water. तो ये था इस चैप्टर का दी एंड। और अगर आपको इस चैप्टर का बैक एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन चाहिए या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, कुछ दिनों में आप उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बाकी सारे साइंस के चैप्टर्स का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करके बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।